सुखस्य मूलम धर्मा, सुख का मूल धर्म है। तो राजनीति एवं अपने कार्यों का ज्ञान होना ही राजा या सरकार का धर्म है। इसी धर्म से देश सुखी रह सकता है। इसलिए इस धर्म को देश के सुख का मूल कहा गया है, या फिर इसे आप जड़ भी कह सकते हो। तो धर्म का मूल अर्थ है धर्मस्य मूलम अर्थ। तो धर्म का मूल अर्थ है, या धर्म तभी बना रह सकता है जब देश की आर्थिक स्थिति सही हो, माने अंधे कानून ना हो, बहरे सरकार ना हो, गूंगे पत्रकार मीडिया ना हो, तभी जाकर के स्थिति सही हो पावे। अतः राजनीति को सही प्रकार से चलाने के लिए देश में धन संपत्ति का होना भी आवश्यक है। तो भाई साहब, इनके बिना, धन संपत्ति के बिना गरीबों की समस्याओं का समाधान करना और देश को चलाना, राज्य को चलाना तो संभव नहीं है इनके बिना। तो धन संपत्ति का होना भी आवश्यक है और इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अर्थ का मूल राज है, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थ का मूल राज है। तो राज्य में स्थिरता बनी रहे, दंगे फसाद, युद्ध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर आदि ना हो, तभी कोई राज्य या देश धन संपत्ति वाला बनता है। अर्थात यदि देश में सुंदर व्यवस्था रहेगी तो देश स्वयं खुशहाल हो जाएगा। राज्य का मूल इंद्रजय है, तो राज्यम मूलम इंद्रजय। तो राज्य में यह स्थिरता तभी हो सकती है जब वहाँ का राजा या शासन को चलाने वाले लोगों की इंद्रियां उनके बस में हो। ये लोग अच्छे चाल चलन वाले होंगे तो देश में स्थिरता अपने आप आ जाएगी। माने भ्रष्टाचार नेता ना हो, रिश्वतखोर नेता ना हो, पुलिस प्रशासन ना हो, वकील ना हो, न्यायमूर्ति ना हो, और सिस्टम में बैठे लोग रिश्वतखोर ना हो, तो ऑटोमेटिक हैं, अपने आप हैं कि सुधार हो जावे और सही से चलवे। तो इंद्रजय का मूल विनय है, इंद्रिय मूलम विनय। तो राजा कैसे चलाया जाता है, इसका ज्ञान होने पर राजा सत्य को पहचान लेता है। सत्य को जान लेने पर उसका स्वभाव विनम्र उदार हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं रहती है, वह सबसे अच्छा व्यवहार करता है। इसलिए मैंने कहा ना कि दूध भात दही पर मत बिको, प्रलोभन मत करो। वो तो खरीदने के लिए तैयार हैं और आप बिकने के लिए तैयार हैं, तो बर्बादी निश्चित है। बिको मत, पहले राजा का पहचान करो, उनको प्रलोभन दो। राजा बनाने से पहले उनको प्रलोभन दो, उनको फंसाने का प्रयास करो। अगर फंस जाए तो उस निकम्मा व्यक्ति को ही पर छोड़ दो। तो ऐसे लोगों को राजा मत बनाओ जो बिक जाए और जो प्रलोभन करे, जो लोभ में फंस जाए, तो लोभी राजा प्रजा को और देश को ना चला पावे। तो पहचान करो और गुण से परखो, तो उनको प्रलोभन दो, फंसाने का प्रयास करो, अगर फंस जाए तो वहीं पर छोड़ दो। तो उसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं रहती है, वह सबसे अच्छा व्यवहार करता है। इसी को विनय कहा जाता है। विनयशील होने पर ही राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सकता है। जो राजा प्रलोभन लोभ नहीं करता, एक कहावत भी है, गुरु लोभी और लालची चेला नरक में होए ठेलम ठेला। गुरु लोभ करे और लालची चेला हो जावे, बन जावे, तो दोनों की बर्बादी निश्चित है। उनके साथ साथ प्रजा की और जो उनके भक्त हैं वो भी बर्बाद हो जावे। तो वृद्धों की सेवा ही विनय का मूल है। वृद्ध यानी बूढ़े दो प्रकार के होते हैं। ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में बड़े हो, और आयु वृद्ध जो उम्र में बड़े हो। यहाँ वृद्ध का अर्थ ज्ञान वृद्ध अर्थात ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी पुरुषों की संगति में रहकर ही विनय नामक गुण आता है। वृद्ध सेवा के सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुषों का संगति करने से ही मनुष्य को कर्तव्य का ज्ञान होता है, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह ज्ञान होता है। इसी को सच्चा ज्ञान कहा जाता है। विज्ञान सत्य ज्ञान से राजा अपने को योग्य बनाए। राजा ज्ञानी पुरुषों की संगति में रहकर प्राप्त किए ज्ञान से अपने को योग्य बनाए, तभी वह राज्य के शासन को चला पाएगा।
राजा का यही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को जानने वाला राजा ही जितात्मा होता है। इस प्रकार जो राजा अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से जान जाता है वही अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है। जितात्मा सभी संपत्तियां प्राप्त करता है। जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में रखता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी की हो जाती है, उसे सारी धन संपत्तियां प्राप्त होती है। राजा के संपन्न होने पर प्रजा भी संपन्न हो जाती है। राजा या सरकार की व्यवस्था सुंदर होने से राजा या देश को संपन्नता प्राप्त होती है। देश के संपन्न होने पर देश की जनता अपने आप संपन्न हो जाती है। अगर राजा भ्रष्टाचार होवे, चुगलखोर होवे और सत्ता के आड़ में बैठे कर्मचारी रिश्वतखोर होवे तो प्रजा भी वही करवे जो वो लोग कर रहे हैं, तो दोनों बर्बाद हो जावे, दोनों संपन्न ना हो पावे। और अगर राजा संपन्न है तो प्रजा भी संपन्न हो जावे। तो प्रजा के संपन्न होने पर नेत्रहीन राज्य भी चलता है। यदि कभी एकाएक राजा की मृत्यु हो जाए या बीमार पड़ जाए और कोई भी शासन चलाने वाला ना रहे तो जनता के संपन्न होने पर ऐसे राज्य को कोई खतरा नहीं रहता है। जनता कोई व्यवस्था कर लेती है और राज्य के कार्य चलते रहते हैं। इसी हालात में यदि जनता दुखी होती है तो वह राज्य समाप्त हो जाता है। प्रजा का कोप सभी कोपों से भयानक होता है। देश की जनता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अतः सरकार को चाहिए कि वह जनता को सदा सुखी रखे। यदि सरकार उसे दुखी रखेगी तो वह सरकार के खिलाफ बगावत कर देगी, तब सरकार को कोई भी नहीं बचा सकेगा। इसीलिए कहा गया है कि जनता का गुस्सा सबसे भयानक होता है। अगर जनता अपने जिद को पकड़ लेवे, औकात पर आ जावे तो सरकार की बर्बादी निश्चित है। अविनीत राजा के होने से राजा ना होना अच्छा है। निकम्मे व्यक्ति के राजा बन जाने पर जनता दुखी हो जाती है। अतः ऐसे राजा के होने पर भी योग्य जनता राज्य को चला लेती है। एक ही पहिया रथ को नहीं चला पाता। जैसे एक ही पहिया से रथ नहीं चल पाता, उसी प्रकार राजा अकेला ही राज्य का शासन नहीं चला सकता। इसके के लिए मंत्रियों की भी आवश्यकता होती है। राजा और मंत्री राज्य की गाड़ी को चलाने के लिए दो पहियों के समान हैं। राजा सूत्रवान तथा उपाध्याय को ही मंत्री बनाए, जिसे तर्कशास्त्र, डर नीति तथा वर्तक का ज्ञान हो, अर्थात जो राजनीति का पूरा जानकार हो। ऐसे व्यक्ति को पहले छिपे तौर पर अनेक प्रकार से लालच देकर परीक्षा लेनी चाहिए। इस परीक्षा में खड़ा उतरने पर ही उसे मंत्री बनाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि मंत्री बनाना जानने वाला व्यक्ति राजनीति का अच्छा ज्ञाता हो ही, साथ ही उसका चरित्र भी उत्तम हो। जैसे रात्रि में मनुष्य अंधे के समान बन जाता है, तब दीपक ही उसे रास्ता दिखाता है। ऐसे ही राजा के सामने भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि उसे कुछ भी नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, तब मंत्रणा ही राह दिखाती है। मंत्र रूपी चक्षुओं से राजा शत्रु की दुर्बलताओं को देखता है। मंत्रणा राजा के लिए आंखों के समान है, इसलिए वह मंत्रणा से शत्रु की कमजोरियों का पता लगाए और लाभ उठाए। तो आप लोगों ने जान लिया कि राजा का दशा, दिशा और नियम और कर्तव्य क्या है।